तो अपने जीवन को तो वैल्यू करो, अपने आप को तो वैल्यू करो। सेल्फ वैल्यू बैंक बैलेंस से नहीं हो रही, इतना मेरे पास खजाना है उससे नहीं। समृद्धि को केवल धन तक सीमित ना करें। वेल्थ इज योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ। आजकल बड़ा, हम लोग छोटे थे तो वो करते थे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होता था मंगलवार शनिवार, तो हमें बिठा दिया जाता था मंजीरा लेके कीर्तन करने के लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ जैमिंग हो रही है, बच्चे जा रहे हैं भजन जैमिंग पर और बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी होती है देख के, इसीलिए नहीं कि बिकॉज आई बिलीव इनटू ऑल दिस, बट हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं, क्रिएटिवली कहीं लगा पा रहे हैं। भैया हम बहुत बार देखते हैं कि जनरेशन गैप हो रही है, जो पूरे हमने डिस्कस भी किया कि जनरेशन गैप है। हम जेन ज़ी, जेन अल्फा ये सब टर्म्स है, बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर बच्चे हमसे नहीं पूछ पा रहे, हम उनको बता नहीं पा रहे। बट यही बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा-दादी, नाना-नानी लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या जनरेशन गैप नहीं है इनके बीच? ये कम्युनिकेशन कैसे बन जाता है? देखिए मिथिला जी, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को अक्रॉस एज ग्रुप्स देखें, चाहे बच्चा हो, टीनेजर हो, हम लोग हों, हमसे प्रीवियस जनरेशंस हो, बुजुर्ग लोग, कॉमन रिक्वायरमेंट है इज टू फील बिलोंग। इफ देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द एनवायरनमेंट, चाहे यहाँ हम एक साथ बैठे, इस जगह से आपसे मेरा बिलोंगिंगनेस अगर मुझे फील हो रहा है, आपको मुझसे हो रहा है, तो हम लोग बहुत देर तक बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छी खासी बातें कर सकते हैं। बट जहाँ वो बिलोंगिंगनेस नहीं मिलती, वहाँ वो कनेक्शन टूटने लगता है। माता-पिता दोनों ही वर्किंग है आजकल, अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, और कहीं-कहीं आप जहाँ कह रहे हैं कि ग्रैंड-पेरेंट्स साथ में हैं, तो एट लीस्ट ग्रैंड-पेरेंट्स आर देयर टू एंड दे आर फिज़िकली एंड इमोशनली अवेलेबल टू मी। आई कैन फील बिलॉन्ग टू देम। वहाँ भी जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ भी तभी होगा जब एक बिलॉन्गिंगनेस है। अगर नहीं होगी, तो दादा-दादी या नाना-नानी के साथ भी गैप्स दिखाई देंगे। So what I'm trying to say is that the gap is not generational, it is communication gap. Communication भी ये कहती है कि 55% of the communication happens through body language. Spoken words तो hardly कुछ परसेंट हेल्प करते हैं। तो आप अपने बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज एंड टोनैलिटी ऑफ वॉइस। अब मैं आपको इस सिनेरियो से हेल्प करता हूँ समझने की। मान लीजिए मेरा बच्चा खाना खा रहा है और मैं फ़ोन लेके बात कर रहा हूँ और उसे खाना परोस रहा हूँ। मैं परोस रहा हूँ, चाहे मेरी वाइफ परोस रही है। तो बच्चे को वहाँ बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज मिल रहा है दैट आई एम लेस वैल्यूएबल, सर्विंग मी फूड इज लेस वैल्यूएबल एज एन एक्टिविटी टू माय पेरेंट्स, एंड फ़ोन पे जो व्यक्ति है या ये फ़ोन जो है, ये इनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। फ़ोन है नहीं तो टीवी है, मैं टीवी देख रहा हूँ, खाना के लिए खा ली। ये आजकल हम बच्चों के साथ भी कर देते हैं कि तुम भी टीवी देखोगे तो खाना खाओगे, स्क्रीन देखोगे तो खाना खाओगे। तो उस पर इतना ये हो गया है कि अभी किसी एक्ट्रेस ने कह दिया कि मेरा गाना चलता है तो बच्चे खाना खाते हैं। उस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ था सोशल मीडिया। ये तो कितना गलत हो गया ना, हमने हमने उन्हें बिलॉन्ग कहाँ करा दिया, स्क्रीन पे। तो उनकी बिलॉन्गिंगनेस स्क्रीन से हो गई। दादा-दादी से अगर उन्हें इमोशनल कनेक्ट मिल रहा है, फुलफिलमेंट मिल रहा है, बिलॉन्गिंगनेस मिल रही है, तो उन्हें दिख रहा है कि भई ये स्लो डाउन होके जी रहे हैं। भागम-भाग में हमें देख रहे हैं, एंड देन आई एम आल्सो एज़ अ पेरेंट, आई एम नॉट एबल टू कन्वे टू देम कि हाउ टू हैंडल इमोशंस। तो उन्होंने मुझे भी यही देखा है कि व्हेन आई एम नॉट हैंडल टू एबल टू एड्रेस द इमोशन, तो मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं चिल्ला रहा हूँ या मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, कभी किसी पे क्लिक भड़क दिया, कुछ कह दिया। तो बच्चे भी उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर। इसी वजह से वो गैप जो कम्युनिकेशन उन्हें मिल रहा है, उससे क्रिएट हुआ है। दे डोंट वांट टू सी अस दिस वे। अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है तो मैं अपना गुस्सा स्नैप करूँ, वो भी ठीक नहीं है। मुझे कोई स्ट्रेस है मैं उसे छुपाऊँ, वो भी ठीक नहीं है। कैन आई टॉक टू माय चाइल्ड सेइंग अभी मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, गिव मी सम टाइम, पापा इज फ्रस्ट्रेटेड, पापा इज एंग्री, मम्मा इज टेंस्ड, देयर इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स मोर अटेंशन एंड व्हिच इज अर्जेंट टू बी एड्रेस्ड। अगर मैं खुल के अपने बच्चे से ये बात कहूँ, तो बहुत स्पेस क्रिएट हुआ। जहाँ पर मैं उसे ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग इज वैल्यू। एक कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसका एक प्लास्टिक का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, एक डॉल कुछ भी टूट गया और वो आके कहता है या कहती है, पापा मेरा खिलौना टूट गया, मम्मा मेरा खिलौना टूट गया। हम क्या कहते हैं? सोचिए देखिए, तुझे नया ला देंगे, नया ला, रोने की ज़रूरत नहीं है, तुझे नया ला देंगे। हो सकता है बहुत कम पैसे की खिलौने की टूटा हो, हमने कहा नया ला देंगे। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ पेरेंट। बट
हो क्या रहा है सबकॉन्शियसली, उसके लिए वो गुड़िया उसकी दुनिया है, वो खिलौना, वो टॉय कार उसकी दुनिया है, और उसकी दुनिया का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट टूट गया है। हम उसे कह रहे हैं रो मत, हम तुम्हें नया ला रहे हैं। रिप्लेसमेंट इज नॉट व्हाट द चाइल्ड इज आस्किंग। वही चाह रहा है, कैन यू एड्रेस माई इमोशन, मुझे खेद हुआ है, दुख हुआ है, लॉस हुआ है, आर यू देयर टू अटेंड मी एंड टेल मी कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर एट लॉस, यू आर इन पेन। तो हमें सुनना है। सुनना है, अभी भर के एक्नॉलेज करना है, समझाने नहीं बैठ जाना। अच्छा चलिए थोड़ी देर पति पत्नी वाली बात देख लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नियां पति से रूठ जाती हैं और पतिदेव ज्ञान देने लग जाते हैं, तो पत्नियां कहती हैं आई नीड एन इमोशनल प्रेजेंस वेयर इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मी यू आर देयर फॉर मी, बस इतना काफी है मेरे लिए। होता है, हम बड़ों के बीच में हो जाता है। तो वो तो बहुत ही कोमल और सेंसिटिव एज है, स्पेशली फर्स्ट 10 to 12 years, जब टीनेज से पहले का समय, जहाँ बच्चा ये चाह रहा है, और वहां अगर हम इमोशनल अवेलेबल हो गए तो ये गैप नहीं आएगा। मेरे पास मिथिला दीदी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पेरेंट्स कहते हैं हम 3 लोगों का परिवार है, अभी तो ग्रैंड पेरेंट्स साथ में ही नहीं रहे, माता पिता और बेटा या बेटी, और वो कॉलेज में आ गए हैं या टीनेज की आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, 15-16 प्लस हो गए, तो उनकी एक आइडेंटिटी हो गई है, वो स्कूल जाते हैं, अपना बाइक पे घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, अपनी चॉइसेस, अपने खर्चे खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। जबरदस्ती अगर हम साथ बैठेंगे भी तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाया और वो चुपचाप बैठेंगे और कोशिश करेंगे खाना फटाफट खा के चली जाए। तो हमारा एक ही लड़का है, वो बड़ा हो गया है, अब हमारी नहीं सुनता है, हमारे साथ बैठने में भी उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दिक्कत हो रही है, तो हमें दुःख है कि हमारे हमने सब कुछ तो इसके लिए किया और यही हमारे साथ नहीं बैठे। ये गैप है इमोशंस का, क्योंकि उसे पता है ज़्यादा देर बैठा तो ये मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाएँगे। घर को हमने एक कोर्ट रूम बना लिया है, जिसमें मैं जज हूँ, आप वकील हो, वो बच्चा अपना केस प्रेज़ेंट कर रहा है, माँ वकालत कर रही है, कभी पिताजी वकालत कर रहे हैं, कभी उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट पास हो रहा है, कभी उसके फेवर में हो रहा है। कोर्ट रूम छोड़िए, हमने परिवार बनाया था, साथ मिलके गृहस्थी कुटुंब बनाया था। तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें हम एक-दूसरे की बातों को ना भी समझ पाएँ। मैं नहीं कहता कि सारी बातें हम समझ जाएँगे, हमने साइकोलॉजी पढ़ ली, स्पिरिचुअलिटी पढ़ ली, नहीं। क्या मेरी उपस्थिति आपको सूदिंगनेस दे सकती है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्पेशली बच्चों का बायोलॉजी कह रही है इज नॉट वायर्ड टू सेल्फ सूद, दे रिक्वायर समथिंग, देयरफॉर वो अरूठा पीने लगते हैं जब छोटे होते हैं। कुछ बच्चे काफी लंबी एज तक ये करते हैं, तब हम क्या करेंगे, डोमिनेशन, इसकी रुई बांध दो, इसमें मिर्ची लगा दो, इसमें कुछ ऐसा कर दो कि अंगूठा ना पिए। हम ये नहीं सोच रहे कि अंगूठा क्यों पी रहा है, इसका आसपास का वातावरण इसकी इमोशनल फुलफिलमेंट को नहीं एड्रेस कर पा रहा, इसे बिलोंगिंगनेस नहीं दे पा रहा, तो उसे लग रहा है कैसे खुद को मैं यहाँ पर, कि जब तक हम हमारे इमोशंस को एड्रेस किया हुआ नहीं पाएंगे, हम उस जगह पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। चाहे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर मेरे इमोशंस को मेरा बॉस नहीं समझ रहा, मेरी परिस्थितियों को मेरा टीम लीडर नहीं समझ रहा, मेरा मन करेगा मैं नौकरी छोड़ूंगा, मजबूरी में करूंगा। जब मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी मैं छोड़ दूंगा। पीपल लीव मैनेजर्स नॉट ऑर्गेनाइजेशन, हमने सुना है, देखा है होते हुए, हमने किया भी होगा कि नहीं यार हमारी इनसे पटरी नहीं खाती, तो हमारी बात ही नहीं समझती। वही हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग है, साइकोलॉजी कुछ अलग है, बायोलॉजी कुछ अलग है, नहीं। मन जो कर रहा है वो शरीर पर असर हो रहा है, इसलिए आज बच्चों को अर्ली प्यूबरिटी हो रही है, उनको घुटन हो रही है, तो बॉडी की एंडोक्राइनल ग्लैंड्स सप्रेस्ड है, वो सप्रेशन हार्मोन्स के रूप में निकल रहा है। फिर हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे में प्यूबरिटी 10 साल की उम्र में आ गई। अब वो जब प्यूबरिटी डेवलप हो रही है तो इन एरियाज को तो पेरेंट्स डिस्कस ही नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा अगर मुझसे आके, मेरी बेटी अपनी माँ से या बेटा अपने पिता से आके ये कह सके कि देयर इज सम फिजिकल चेंज दैट इज गोइंग इन मी, एक में एड्रेनलिन ज्यादा हो रहा है, एक में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहे हैं, एक में एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, तो ये जो फीमेल एंड मेल जेंडर की जो हार्मोन्स है ये बढ़ रहे हैं, तो बच्चे को तो अनयूजुअल है ना उसके लिए, कहाँ जाके ढूंढे। फिर वो अपने दोस्तों को देखता है या देखती है तो वहां भी वही परिस्थिति है, क्योंकि हम उम्र ना उनके पेरेंट्स एड्रेस कर पा रहे, ना हम कर पा रहे। सोसाइटी में भी हम इसको सोचते हैं, अरे ऐसी बातें करना बड़ी अजीब सी बात है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो बच्चा कहाँ जाएगा, सोशल मीडिया पे, वहाँ इंटरनेट पे सही गलत सब कुछ है, और अभी अगर उतनी समझ नहीं है तो बहकने लगते हैं। तब वो स्थितियां बनती हैं कि कोई, आपने जैसे अभी कहा कि गेम को देख के सुसाइड कर रहा है, कोई पोर्नोग्राफी में फंस गया, बहुत बड़ा देखो कितना ज्यादा परेशानी है, कोई किसी और तरह के एडिक्शन में फंस गया, कुछ नहीं तो स्क्रीन को ही देखना, बिंज वॉच करना अपने आप में उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो व्हेन आई डू नॉट नो हाउ टू चैनलाइज माय एनर्जीज, और इसको नोइंग को बहुत सिंपल है यार, देखो आज से पहले हमारे माँ बाप ने थोड़ी ना साइकोलॉजी की किताब पढ़ी। बिल्कुल, चलिए मेरा सवाल होने वाला था
हमारी जनरेशन में जो हमारे माँ-बाप है या फिर उनके माँ-बाप है, जी। कहीं पेरेंटिंग करनी है, ये सब ये है। ये कभी कांसेप्ट सुना ही नहीं था। अभी तो मतलब बच्चा पेट में ही है तो वो भी हो रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं। और और आजकल अच्छा उसका देश उद्देश्य है। और उसका भी उद्देश्य ये हो गया है कि मैं अभी से बच्चे को मैथमेटिशियन बना दूँ और सिंगर बना दूँ और आर्टिस्ट बना दूँ, तो मैं अभी से सीखना शुरू कर दूँ ताकि जब संसार में आए तो बॉर्न आर्टिस्ट हो। ये तो हम अपना अभी थोप रहे हैं ना उनके ऊपर। दिस इज़ अगेन शासन नॉट अनुशासन। तो अपने वर्डिक्स बच्चों पर डालना गलत हो रहा है। दूसरा, अब इसको आप फिर साइकोलॉजी से समझते हैं। बच्चा, हम इसे मिस्टेकन बिहेवियर्स कहते हैं, जिसे मिसबिहेवियर कह रहे हैं, मेरा बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, ना करे। वो एक्चुअली एक मिस्टेकन बिहेवियर है। कैसे? जब बच्चा छोटा है और उसे अटेंशन ना मिले, अटेंशन मतलब यही बिलॉन्गिंगनेस, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए आपको अटेंशन गेन करनी है, आप किस तरह से या मैं किस तरह से गेन करूँगा? आप नहीं समझ सकते। क्या करेंगे अटेंशन गेन करने के लिए? क्या कुछ आवाज़ करके कुछ बात करें, आवाज़ करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि नहीं सुन रहा है तो फिर और कुछ करेंगे लाउड खींचेंगे अटेंशन। कुछ नहीं तो रसोई में बर्तन ही जोर से पटकेंगे कि भैया भाई जानोगे रहने घर में हो, या ऐसा कोई फ्लैशी कपड़ा पहन के निकल जाएंगे जैसे आप देखते हो कई बार, कुछ भी जोकर बना करेंगे कि जिससे लोग मुझे देखें, मुझे अटेंड करें, आई बिलोंग टू यू। दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड। और जब नहीं होती तो मैं शोर भी मचा सकता हूँ। मैं लाउड, आप देखो कार में लाउड स्पीकर लगा के गाना चला रहे, इट इज अ फ्रस्ट्रेटेड सफोकेटेड इमोशन व्हिच इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड। अब वो बच्चा उसे कैसे शो करेगा? वो छोटा है अभी, उसकी रिक्वायरमेंट्स में माता पिता पूरी कर रहे हैं। 7-8 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है, तो हम कह देते हैं टेंट्रम्स बहुत शो करता है, जिद्दी बना करता है, पब्लिक प्लेस में लाउड नॉइज करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मुझे तो यही चाहिए। तो फिर माँ बाप उस समय एम्बेरस होकर सोचते हैं कि या तो डांटेंगे या वहीं पिटाई कर देंगे या उसको कुछ दिला देंगे कि चुप हो जाए। ये हमारे उसके बिहेवियर को सुपरसीड करने के तरीके हैं। हमें लगता है किसी तरह ये सिचुएशन हैंडल होता है और हम बेसिक चीज को नहीं एड्रेस कर रहे कि वो हमसे एक इमोशनल बिलोंगिंगनेस की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसकी कमी हो रही है। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द चाइल्ड। तो बच्चे को पता नहीं है मैसेज कैसे दूं, तो देयरफॉर द बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ मिस्टेकन बिहेवियर। वो मिसबिहेव नहीं कर रहा। अब मान लो यहाँ पर नहीं एड्रेस हो, तो वही जो इसे अटेंशन सीकिंग कहते हैं। ये जो अटेंशन सीकिंग है फेस, अगर इसको नहीं ठीक से एड्रेस करें, यू आर नॉट अटेंडिंग मी, आप स्क्रीन देख रहे हो, खाना मुझे देख रहे हो, दे रहे हो, लेकिन आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं, स्क्रीन में इंटरेस्ट है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से ऐसा हो रहा है। तो बच्चा क्या करता है? अब आ जाता है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल में ये होता है मिथिला निधि कि आप एक तरफ से रस्सी खींच रहे हो, मैं भी रस्सी खींच रहा हूँ, किसकी पावर ज्यादा है देखते हैं। तो यू ब्रेक इट, यू मेक इट, आई ब्रेक इट। आप रूल बनाओ, मैं अभी इनडिसिप्लिन करके दिखाता हूँ। क्योंकि जब मैं इनडिसिप्लिन कहूंगा, आपको सफाई पसंद है, मैं गंदा रखूंगा, तो आप उसी समय मुझे अटेंड करोगी सारा काम छोड़ के, है ना? माँ आएगी, कहेगी देखो मैंने घर साफ किया था, तुमने गंदा कर दिया। तो एटलीस्ट सब छोड़ के मेरे पास आई तो सही, अटेंशन मिल रहा है। And therefore, a child psychology says कि therefore this is the state where the child is saying a punishment is better than no attention. अगर आप मुझे पनिश भी करते हो, देखो उसकी नीड देखो कितनी उस एक डेप्रिविएशन है कि वो कह रहा है आप मुझे पनिश कर दो, बोले कम से कम मेरे पास बैठो तो सही, डांटने किसी के लिए सही, मेरा कान भरोड़ने के लिए सही, तू नालायक है ठीक है, लेकिन कम से कम आपस से बात तो। बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको अटेंशन चाहिए, उसको हम बात करिए। हाँ, ये हम सबकी है, बच्चा अलग नहीं है हमसे। बच्चा अलग है तो जनरेशन गैप, आजकल के बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं। थॉट्स अलग हो सकते हैं, सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, भावनाएं एक ही है अक्रॉस जनरेशंस। और जब नहीं फुलफिल होती तो हमें लगता है कि हम कैसे शोर मचाएं, क्या मेरा यहाँ कोई वजूद नहीं है? और जब बिल्कुल नहीं होता तो फिर वही सुसाइड वाली बात, हाँ, फिर वो घुटन में जीता है, सफोकेशन में जीता है, एडिक्शन में आ जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं ये तो नालायक है। आपने बेस सुविधाएं सारी दे दी, भावनाएं नहीं दी। इससे तो ये होता कि भावनाएं देते, दो रोटी कम खिला देते, एवरेज स्कूल में पढ़ा देते, बढ़िया कार की जगह एवरेज कार में घुमा लेते। बहुत अच्छा करने की परिभाषा हमने बना ली, सुविधाओं को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उनको दे देना और ये सोचना हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमने अपना पेट काट के तुम्हारे लिए बड़ी-बड़ी फीसेस भरी। वो कहता है कि मुझे आप चाहिए थे। उस सबसे मेरे वो फुलफिल नहीं हुआ, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन अपनत्व का। और जब अब भी नहीं किया तो अगला मिस्टेकन बिहेवियर होता है रिवेंज का। बच्चा रिवेंज मोड में आ जाता है और वो ये होता है कि मान लीजिए एक पिता को पसंद है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़े और अमुक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़े, तो वो उसी में फेल होके आएगा। हाँ, ताकि दुःख हो आपको, नाउ इट इज़ रिवेंज।
यू हर्ट मी, आई हर्ट यू। ये बच्चों की मतलब पहली बार सुन रही थी, रिवेंज मोड में भी बच्चे आते हैं, बट ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। एंड इट इज अ मिस्टेकन बिहेवियर। प्लीज मैं फिर से कहूंगा, इट इज नॉट अ मिसबिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। वो भाई, वो फिर अटेंशन करने के लिए कर रहा है। ये मुझे खड़े होके अभी डांटेंगे, नालायक तू इस एग्जाम में कैसे फेल हो गया, तो तेरा स्ट्रांग था। वो स्ट्रांग भी फेल होके आएगा या कम नंबर लेके आएगा। वो स्टेज पे जाएगा परफॉर्म करने, पता है कि वो कर सकता है, लेकिन वो अंडर परफॉर्म करके आएगा। हम अपने बॉस को कैसे हट करते हैं? हाँ, हमें काम करना आता है, लेकिन हम तो अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग माई डिग्निटी, यू आर नॉट गिविंग मी दैट स्पेस। ये हर व्यक्ति कर रहा है। प्लीज डोंट लेबल द चाइल्ड कि वो मिसबिहेव कर रहा है। ये मिस्टेकन बिहेवियर है। और ये भी जब नहीं एड्रेस होता, तो चौथी स्थिति आ जाती है अवॉइडेंस, जहां पेरेंट्स लेके आते हैं समस्या कि हमारा बच्चा हमें अवॉइड कर रहा है। अरे देखना जरा, बेल बजी, अरे उठ नहा ले, अरे ब्रश कर ले, सुबह से ऐसे बैठा है फोन लेके, लैपटॉप लेके, गेम खेल रहा है, किताब लेके, जो भी कर रहा है, लेकिन वो अवॉइड कर, अनसुना कर रहा है। हमारा लड़का तो हमारी बात ही नहीं सुनता, हाँ, ये बिल्कुल सुने। दोस्तों की सुन लेता है। क्यों? क्योंकि वो अब पर्पसली अवॉइड कर रहा है। आप मुझे आज तक अवॉइड करते आए, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट को, मेरी इमोशनल रिक्वायरमेंट को आप अवॉइड करते हैं। आपने खूब बढ़िया घर तो दे दिया, लेकिन आपने मुझे वो वातावरण नहीं दिया। तो फिर मैं कैसे उसमें फिर वो दिन गिनता है कि जब मेरे पास ये स्थिति आ जाए कि आई एम 18 प्लस, मुझे लाइसेंस है, मैं जा सकता हूँ, सोशल स्टेटस है मेरा, मैं जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो मैं अब घर में कम रहूंगा। और पढ़ाई के बहाने से, किसी बहाने से, या अगर जेन्युइन भी होगा तो कहेगा यार यहाँ तो मुझे नहीं मिल रहा, कहीं और मिल रहा है, वहां चलता हूँ। तो दोस्तों की फैमिली के साथ मिलता है, उस बच्चे को लगता है कि उसके मम्मी पापा तो ज्यादा अच्छा से फिर को हैंडल करते हैं, आप नहीं करते। वो मेरी बात समझ लेते हैं, आप नहीं समझते। तो कल तक तो कहता था पापा मेरे रोल मॉडल है, आज कहता है दोस्त के पापा मेरे रोल मॉडल है, तो पापा दुखी होता है कि हमने इसको बड़ा किया, हमने इसको पैदा किया, और ये हमारे को वैल्यू ना करके किसी और अंकल को रेस्पेक्ट। ये उसकी बेसिक नीड थी, रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। ये नहीं कि मैं सिर्फ पेरेंट हूं तो मुझे सब पता है, तुम्हें नहीं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमने बच्चे को जन्म दिया है तो हमारे अधिकार में है। हमने बच्चे को जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है। तो उसके जीवन का निर्णय करने के लिए हमें उसे भी साथ लेकर वो स्पेस देनी पड़ेगी कि तुम भी लो निर्णय। और जीवन का निर्णय लेने में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आओ बैठकर बात करें। पैसा कमाना उसका एक पैरामीटर है, उसके लिए पढ़ाई आवश्यक है, या तुम्हें स्टार्टअप करके करना है, ठीक है, लेट्स डिस्कस इट। मैं अपनी प्री कंडीशन माइंडसेट से, कि मुझे डर लगता है कि यार स्टार्टअप मतलब ये तो पता नहीं कैसे कब सक्सेसफुल होगा, डूब जाएगा पैसा, अगर नौकरी करेगा तो कम से कम सुनिश्चित पैसा तो होगा। तो मैं चाह तो ये रहा हूँ कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो और वो सुखपूर्वक जिए, लेकिन मैं उसे अपने डर को हावी कर लेता हूँ। तो आई एम ऑल्सो इमोशनली वीक। मेरा ईक्यू इतना स्लो है कि मैं उसको बात ही नहीं कर पा रहा। और बाप बेटे मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं मिथिला जी, यहाँ बाप बेटा इतना लड़ लिए कि पिताजी ने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर दी कि इस नालायक को जेल में डालो। और कितने साल का बेटा है? 17 साल का। इसने मेरी नाक दम कर दिया। और बताइए, हम बैठकर स्कोप ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं बात करने। संवादहीनता, कम्युनिकेशन इज द गैप, जनरेशन इज नॉट द गैप। हर जनरेशन की रिक्वायरमेंट सेम रही है। और इसीलिए मैंने कहा अब जो नई जनरेशन आ रही है, ये उस बात को समझ के देख रही है कि ये सब हासिल करके भी मुझे नहीं मिल रहा है घर में। इससे अच्छा है कि मैं भजन गाऊं, जैविंग करूं, और वहां पर आनंद से हम लोग कीर्तन करते थे, छोटे होते थे, जाते थे। बीच में एक समय आया, ये पैसे और ये सब इकट्ठे करने लग गए। अब फिर समझ में आ रहा है, एक साइकिल है। इंडिपेंडेंस मिली तो हमें ब्रिटिशर्स से इतना 300 साल स्लेवरी मिली, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि अगर बाहर से कुछ आएगा तो वो ज्यादा ब्रांडेड होगा, यहाँ का होगा देसी तो बेकार है। हम देसी को वैल्यू कर रहे हैं, उस फोक कल्चर को, उस गांव की कल्चर को, वो भोजन को, उस नेचर को प्रिजर्व करने के लिए मेहनत कर। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अब हमें समझ में आ गया, उस दरिद्रता के भाव से, स्केर्सिटी के भाव से बाहर आना चाह रहे हैं कि नहीं जो हमारा है ये तो नॉन वैल्यूएबल है, और बाहर से टप्पा लग के आ गया मेड इन एक्स कंट्री वाई कंट्री को, ये बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, ये समझ पा कि इतना ब्रांडेड होने के बाद भी मैं सुखी नहीं। और वो पेड़ की छांव के नीचे बैठा धूप में एक बालक, गांव का, वो एंजॉय कर रहा है मजे से के। आप एक बात बताइए, मैं हिमाचल में रहता हूँ, मेरी बिटिया को हम होम स्कूल कर रहे हैं, AQI है 10। जिस जगह में रहते हैं वहां से खूब पहाड़, नदी, सूर्योदय सूर्यास्त तक विटामिन डी मिल रहा है। आज शहर में रहने वाला आदमी विटामिन डी की शॉट्स ले रहा है, विटामिन डी की। बिल हम खुद ले हम पैसा कमा रहे हैं और उसको कहाँ दे रहे हैं? मेडिकल बेस में। फिर हम कहते हैं कि हम खूब जब स्ट्रेस में हो जाते हैं तो हम लोग नेचुरल आउटिंग्स के लिए जाना चाहते हैं कि चलो ब्रेक लेते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, पहाड़ों को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, ओशियन के पास जाएंगे, जिसकी जैसी रुचि है।
वो उनको वहीं मिल रहा है, बाहर में रहने वाले बच्चे को वहाँ मिल रहा है। फिर हम पैसा कमाते हैं, किस चीज़ के लिए? कि हम जो है बड़ा सुख शांति से जी पाएँगे और पहले से सुख शांति से जी। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा आवश्यक नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ़ इतना है कि जिन चीज़ों पर हम जिन्हें वैल्यू कर रहे हैं, पैसा एक उस कमोडिटी है जिससे आप उसे लेन-देन कर सकते हैं, तो बच्चा भी मेरा अगर पैसा कमा सकता है या आर्थिक उसका वो है, अब तो एआई के ज़माने आते हैं आने वाले दिनों में। और आज तो देखो ना बच्चे सोशल मीडिया पे ही यूट्यूबर्स बन रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उससे उनको रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या पैसा कमाना मुश्किल है? नहीं, वो कहते हैं आप ये पैसे की धूस हमें क्यों दिखाते हो? पैसा तो हमने कमा लिया। 15 साल, 20 साल की एज ब्रैकेट के अंदर बच्चे पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस कमा रहे हैं इंडियन रुपीज़ में। दूसरा वो कहते हैं फेम, तो बोले पिताजी आपको कोई नहीं जानता, मुझे सोशल मीडिया पे इतने लोग फॉलो करते हैं, फेम भी हमारे पास है, सक्सेस भी है, पैसा भी है। अब बताओ क्या? देयरफॉर द कमिंग जनरेशंस नाउ आर फाइंडिंग कि ये सब कमाना इतना मुश्किल नहीं था। हमारे लिए रहा होगा, एरिया घिस-घिस के हमने किया होगा, पर बच्चों को लगता है इट्स ईज़ी, देयर आर मल्टीपल वेज़। और अब इसके आगे की जो क्वेस्ट जिसे हम मैस्लो में पढ़ा करते थे कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स इसीलिए आपको ट्रेंड दिख रहे हैं ना कि ये सब अपनी कल्चरल चीज़ों को प्रिज़र्व कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, जैमिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी बात है। हम लोग पबिंग और ये सब एडवेंचर स्पोर्ट करके या इस तरह की चीज़ें करके करते थे कि चलो खूब फास्ट राइड करेंगे और म्यूज़िक बजाएँगे, लाउड म्यूज़िक, तो हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। ये लोग तो उसको चैनलाइज़ करना जानते हैं। अगर हम थोड़ा इससे सीखने को तैयार हो जाएँ थोड़ा अपना अनुभव जैसे मैंने कहा कि जैसे भोजन में नमक होता है, तो उस तरह से अपना अनुभव यदि परोस सकें, तो मिल-जुल के एक अच्छी और यही काम हमारी प्रीवियस जनरेशन के साथ में करें, तो उनका अनुभव हम ले सकें। तो ये बच्चे माता ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ने के साथ-साथ हमसे भी जुड़ेंगे ना। संत विनोबा बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। संत विनोबा से किसी यंगस्टर ने पूछा कि हम यंगस्टर्स का क्या दायित्व है? तो उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ी के अनुभव को आने वाली पीढ़ी के उत्साह से जोड़ दो। ये दायित्व हम निभाने। तो हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो जाएगा और अनुभव है हमारे बुजुर्गों के पास, जिसे हम डिस्कार्ड किए बैठे हैं, डिसरिस्पेक्ट किए बैठे हैं। जिसको वो देखता है तो वो कहता है आपने अपने मम्मी-पापा की वैल्यू नहीं करी इस तरह से, उनके अनुभव की। तो हो सकता है उन्हें साथ रख रहे हो माता-पिता को, बहुत अच्छा भोजन दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो। लेकिन वो देख रहा है कि दे डू नॉट वैल्यू द एक्सपीरियंस ऑफ देयर पेरेंट्स, तो वो भी हमारे एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं। पेरेंटिंग में एक बात है, डू नॉट वरी दैट द चाइल्ड इज़ नॉट लिस्टनिंग टू यू, वरी दैट द चाइल्ड इज़ वॉचिंग यू। तो देखते ही बहुत ही बड़ी बात कही थी। सीख रहा मतलब ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख रहे हैं। है। वो चाहे सुने ना सुने बट आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा अध्याय है जीवन का और बहुत सुनहरा अध्याय हो सकता है। एज़ कपल्स जब शादी होती है तो माता-पिता बनने को कितना हम वैल्यू करते हैं, स्पेशली महिलाएँ कि माँ बनना इज़ लाइक अ न्यू बर्थ। आप सोचिए देखो ऐसी रील्स बनती है, मुझे बड़ा दुःख होता है कि जहाँ दिखाते हैं कि बच्चा पहले तो मम्मा, मम्मा कर रहा है, जब बिल्कुल छोटा है तब तो माँ को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे माँ कह रहा है। फिर दिखाया गया है कि 4-5 बरस का होगा, कह रहा है मम्मा क्या है? वो करके चिल्ला रही है और पीछे से कर ले लाफ्टर वाला ऑडियो वॉइस ओवर डाल दिया और वो रील हिट हो रही है। कितना बड़ा डेंट है ये कि हम जिस बच्चे के माँ कहने या पिता कहने पर नाच उठते थे, आज वो हमें पुकारता और हम कहते हैं, "ए चुप हो जाओ, हमारे पास बहुत काम है।" जब देखो मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। आज उसके लिए सडन कल्चर शॉक हो गया कि कल तक तो मेरे बुलाने पर एकदम दौड़े आते थे, आज सडनली इनका ये मिशन मुँह फेर लिए। कोई हमसे ऐसा व्यवहार करे हमें कैसा लगेगा? तब ये सब मिस्टेकन बिहेवियर्स का युग चला। फिर वो ढूँढते हैं, चलो दादा-दादी एटलीस्ट अवेलेबल तो हैं। ये वो नहीं होंगे तो मित्र अवेलेबल तो हैं। कोई मित्र के माता-पिता या कोई रोल मॉडल अवेलेबल तो हैं। चलो उसके जैसा दिखूँगा तो कोई तो मुझे कुछ रिकॉग्नाइज़ करेगा, अटेंड करेगा, तो वैसे बाल कटा के आ जाता है, वैसा कुछ भी बन के आ जाता है, उसको लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊँगा तो शायद मुझे वैल्यू करे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मनुष्य की हर स्थिति में वही आवश्यकता है, भावनात्मक सेम है, भाव का ही भूखा है। उसको अगर एडजस्ट कर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट लेट मी रिआइटरेट कि हमें सब चीज़ें पता हो। हम सिर्फ़ अगर अपनी ये उपस्थिति और वो भी क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी है। सिर्फ़ यदि प्यार से आपके कंधे में कोई रख के पूछिए, मिथिला कैसी हो? 2 शब्द। आप खुद बताइए आपके अंदर क्या घटे? अरे! आनंद। कोई मुझसे ये पूछ रहा है, ये वैल्यू कर रहा है कि हाउ एम आई राइट नाउ? ये नहीं पूछ रहा है कि मिथिला तुमने क्या खाया, क्या पहना, क्या नहीं किया, क्या
हम बच्चे से प्यार से ये पूछ ही नहीं पाते और हम भी इसी के लिए तरस रहे हैं। सच्ची बात है कि हमारी पत्नी हमसे पूछ ले, हमारा पति हमसे पूछ ले, कैसे हो? है ना? हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हम दे नहीं रहे। बड़े बालक। हम बड़े बात हमें अपना बचपन नहीं छोड़ना है, बचपना छोड़ना है। बचपन को तो ज़िंदा रखो। बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो वो बचपन लियो है ना, बना छोड़ना। हाँ, बचपना छोड़ दो, समझदार हो जाओ, पर बचपन तो बना के रखो। क्योंकि वो भीतर की उत्साह, उमंग, उल्लास, सीखने की ललक जो बचपन में थी, गिरे थे कितनी बार, आज पैरों पे दौड़ रही क्योंकि घुटने हमने कितनी बार घिसे धरती पे, है ना? तो हमने उठना नहीं छोड़ा। आज हम छोटी-सी बात पे हताश निराश हो जाते हैं, उठना छोड़ देते हैं और एक मेरी सौते 100 उठ जाता है। क्या हो गया? 100 बार गिर के उठेंगे, फिर उठेंगे। ये आत्मविश्वास हम में नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने अंदर के बच्चे को, इनर चाइल्ड को कहीं छोड़ दिया। उस बच्चे को जीवित रखते, तो आज भी जीवन को किसी भी आयु में, ऐसे बुजुर्गवार भी हमने देखे हैं, 70-70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन बच्चों की तरह उत्साह उमंग से कुछ नया सीखने बैठे हैं। न्यूज़ में आजकल आता है ना, वो माताजी बाइक चला रही हैं, मैंने केरल की एक माताजी देखी, वो ट्रक चला रही, बसेस चला रही, रोडवेज की बस कर रही हैं। वही एज में जाके भी अपनी हॉबीज को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर के सीखने की ललक जिंदा है। हम तो इन्हीं के मार देते हैं। जैसा हमने कहा, बेटा तुम करो, थोड़ा विचार करने की, विवेक विचार करने की आवश्यकता है। करेंगे। ये हम बहुत बारी मतलब मैं एज़ अ पैरेंट भी बोल सकती हूँ या फिर हमारे श्रोता भी जो है, हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स है, वो लोग भी इस चीज़ को जानेंगे कि हम बहुत बार बच्चों के लिए डिसीज़न्स लेते हैं। स्कूलिंग के लिए हो गया, पर्सनल लाइफ़ के लिए हमारी जैसे बात हुई कि ये क्लास लगा दो, वो क्लास लगा दो। देखो हमारी मंशा जो है, हमारा इंटेंशन जो है वो ये है कि चाहे शायद बच्चे के अंदर वो खूबी है जिसे हम निखार दें। कहीं न कहीं बच्चा प्रेशराइज़ हो रहा है। हम्म, तो डिसीज़न तो मैं ले रही हूँ, बच्चा तो डिसीज़न नहीं ले रहा है। बट अगर मेरा डिसीज़न कहीं गलत होता है, अगर समझ लो मैंने स्कूल गलत चुन लिया, ये मेरे व्यवहार की वज़ह से या फिर मेरे डिसीज़न की वज़ह से बच्चा जो है वो झेल रहा है। मतलब ज़्यादा क्लासेस लगा दिए, बहुत जा रहा है, आ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट निकल गया। तो बाद में तो मुझे गिल्ट रहेगा उस चीज़ का कि मैं गलत डिसीज़न दे दिया। तो ये जो गिल्ट है, अभी मैं तो बहुत मुझे लगता है कि सरल और बहुत छोटे एग्ज़ाम्पल्स दिए, इससे बहुत बड़े-बड़े गिल्ट्स होते हैं कि शायद मेरे बच्चे को मैं इंजीनियरिंग में डाल देता, शायद मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बना देता, लेकिन मैंने किया ही नहीं उस समय मेरे पास समय शायद पढ़ाई छुड़ा देता। ये नहीं, शायद मैं कि कुछ और कर देता इसके साथ। तो ये जो गिल्ट होता है, इससे कैसे बचे पाएँ? क्योंकि इस गिल्ट में ये जो गिल्ट है, फिर इनके बिहेवियर में दिख ही रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, एक किसी भी कर्म के पीछे उसकी नीयत प्रधान होती है। हुँ। अगर मैंने अच्छी नीयत से कोई कार्य किया, लेकिन उसका फल ठीक नहीं आया, मेरा इंटेंशन अच्छा, हुँ। तो मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ, उस गिल्ट का भी प्रायश्चित कर सकता हूँ, सामने वाला भी इस बात को वैल्यू करेगा। To their best of the knowledge, they did the right thing for me because I was not in the pilot seat to decide for myself. So my mother or father they decided कि हाँ, मैं इसको इस दिशा में इसकी रुचि है या इसकी पोटेंशियल है, let us create some path for him or her. और कहीं न कहीं हमें इतनी सजगता रखनी चाहिए बस कि उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लें, पूरा अपनी रिसर्च करें और अगर फिर भी हमने एक फील्ड में आगे बढ़ने लग गए बच्चे के भविष्य को लेकर तो स्कोप रखें, कि कल अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसके अंदर ये खूबियाँ भी हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखें और उन ऑप्शंस में बच्चा जब स्विच करता है तो उसे लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एनर्जी ना माने। तो ये जैसे मुझे आइंस्टीन की बात याद आई, वो कहा करते थे, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो उसमें पेड़ चढ़ने की क्षमता नहीं थी। मुझे ये लगा ये पेड़ चढ़ जाएगा, वो तो तैरने के लिए बना था। तो कहीं तो आपको पहले ही दिख जाएगा ना कि ये पेड़ नहीं चढ़ पा रहा। अब होता क्या है, क्योंकि मैंने इसे चुना तो मैं ये सोचता हूँ कि यार तू अच्छा नहीं कर रहा, तू और कोशिश कर, इसी में घुसा रहे और किसी दिन तो तू चढ़ ही जाएगा। वो जिद नहीं होनी चाहिए। अगर समय रहते मुझे दिख गया कि मुझसे गलती हुई, मेरे अंदर ये मैंने ठीक से नहीं डिसीजन लिया, तो मैं उसको वापस पानी में जाने दूँ ना कि भई तू छोड़ दे इज़्ज़त करना, तो ये रास्ता तेरे लिए जा रहा है, हो जाए। वो मूवी थी ना, उसमें माधवन थ्री इडियट्स, तो उसने जब ये बार-बार अपने पिता से कहा, फाइनली जब मुझे लगा कि यस, तो अब माधवन को इस बात की शिकायत नहीं है कि आपने मेरे इतने साल क्यों खराब किए, मैं फोटोग्राफी करके कुछ बहुत बढ़िया बन जाता, अब तक तो वर्ल्ड रिनाउंड हो जाता, आपने मेरा समय वेस्ट कर दिया। नहीं, वो समझेगा उस बात को, इन्होंने प्रयास तो मेरे हित के लिए किया, फिर कम्युनिकेशन ही हेल्प करेगा। ये संवाद तो होना पड़ेगा ना, ये नहीं कि हमने आपके लिए जो तय कर दिया उस रास्ते पर आप चलिए, वैसा ही उठिए, वैसा ही बैठिए, वैसा ही करिए।
हम भी प्रयास कर रहे हैं, आपकी अच्छा बात और वो इंटेंशन दिख जाती है क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि 16 साल की उम्र के बाद बच्चों को सारे डिसीजंस अपने खुद के खुद लेने लेने चाहिए या फिर एज़ अ पैरेंट हमें उनका दोस्त बनना चाहिए। तो ये जो थिन लाइन होती है कि कब ये कंट्रोल उनके हाथ में दे या कब ना दे, उनको स्टीयरिंग व्हील पे कब छोड़े और कब हम हट जाएँ, ये कैसे समझा जाए? इस पे आप क्या बोल देखिए, मैं ऐसे बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा उनकी मैच्योरिटी की जो एज है, उसके साथ जुड़ना चाहूँगा, जिसमें इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी इम्पोर्टेंट है। ऑफ़ कोर्स बायोलॉजिकली एज का कुछ पैरामीटर हम सोच सकते हैं, बट आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। बच्चों का एक्सपोज़र बढ़ा है, उनकी डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी बचपन से ही हो गई है, उनकी चॉइसेस को वो खुद अपने सामने रख पाते हैं, पूरा करने के लिए माता-पिता से आग्रह कर पाते हैं। हम आप छोटे थे तो जो मन लिया वैसा जी लिए। तो शायद ये 16 साल का जो माइलस्टोन है ये पहले के लिए ठीक रहा होगा। अ, बियॉन्ड दिस बायोलॉजिकल एज जो उनकी मैच्योरिटी लेवल, जिसके लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा 4 वेदों के 4 शब्द हैं, तुम वेद कभी पढ़ो ना पढ़ो लेकिन ये 4 शब्द जीवन में उतार लोगे तो जीवन में वेदों का सार आ जाएगा। तो कहते थे समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और बहादुरी। और इसमें भी बीज क्या है तो बोले समझदारी। अब ये समझदारी जिसको मैं मैच्योरिटी की एज कह रहा हूँ, वो समझदारी कैसे परखी जाए? हम और आप छोटे थे, अपने जीवन से उदाहरण लेके देख लीजिए। पेरेंटिंग का कोई भी लेसन मुझे लगता है अगर हम अपनी ज़िंदगी में झाँक के देख लें तो पूरा हो जाएगा। किसी पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद को नहीं देख रहे हैं। खुद को झाँकेंगे तो पता लगेगा मेरी इच्छाएँ भी यही थी, मेरे बच्चा भी ऐसे ही जीना चाह रहा है। तो समझदारी हमारे माता-पिता ने हमारी कैसे परखी थी कि मित्रा कितनी समझदार हुई देखें, अंकुर कितना समझदार हुआ देखें, विचार करके देखिए। क्या करते थे वो? हमें कोई कार्य सौंपते थे कि देखिए ये सब्ज़ी खरीद के लाता है तो ठीक लाता है कि नहीं? पैसों का हिसाब ठीक से रखता है कि नहीं? मोल-भाव करना आया कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है बचे हुए पैसे से कुल्फ़ी खा के आ गया या देर से घर लौटा। ये चोरी देखिए तो वो हमें जाँचने के लिए हमें छोटे-छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेने देते थे। रसोई में कि चल आज सब्ज़ी तू काट, रोटी पका के देख, बेल के देख, कितना कर पाता है, कितना कर पाती है। अपने बच्चों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें किसी एक्टिविटी से और देखते हैं कि ये बिना हमारे सपोर्ट के इतने दायरे में व्हिच इज़ अ सेफ सर्किट कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। और जब हम देखते हैं कि टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस वो अच्छा कर रहे हैं, तो हम ये निर्णय लेते हैं कि मेरा बच्चा समझदार हो गया है। इस डायमेंशन में समझदार हो गया है, वो अपना ख़्याल रख सकता है। भई आप अपने बच्चे को आज घर छोड़कर अगर अकेले आते हो तो ये आपको विश्वास है कि वो समझदार है। और ये विश्वास कैसे बना? क्योंकि आपने उसको परखा। मैं पहले थोड़े समय के लिए बाहर जाके देखता हूँ या देखती हूँ और अगर मेरा बेटा या बेटी सही परफ़ॉर्म कर रहा है तो मैं थोड़े ज़्यादा समय के लिए करके देखती हूँ। तो धीरे-धीरे हमने उन्हें वो जैसे उड़ना सिखाता है पंछी, वैसे उड़ान भरने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। चोट भी खाई, सीखा भी, लेकिन अगर उनकी लगन अच्छी थी और हमें लगता है कि नाउ दे आर मैच्योर्ड इनफ तो हम उनके दोस्त बनने लग जाते हैं। उनको स्टीयरिंग व्हील बीच-बीच में देने लगते हैं। सेम स्थिति जैसे किसी को गाड़ी चलाना सिखाओ, तो पहले थोड़े सेफ सर्किट पे चलाएगा और बाद में मेन रोड पे चलाएगा। तो बस वही करना है कि हम मित्रता का भाव तो मुझे लगता है कि जन्म से ही होना चाहिए। आई कैन बी फ्रेंड विद माय न्यूली बोर्न बेबी आल्सो और वो मित्रता के भाव में ही मित्रता का धर्म है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। तो अगर मित्रता का भाव ही सही से निभा लें किसी भी संबंध में कि मैं आपका कंपेनियन हूँ और हर स्थिति में आपकी हर ज़रूरत को पूर्ण करने का पूरा पुरुषार्थ ईमानदारी से करूँगा। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ऐसा कोई ईमानदार साथी मिल जाए, ये कहे कि आपको जब ज़रूरत होगी तब बिना कहे और यहाँ तो पेरेंटिंग में तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि कहने से पहले ही माता-पिता का समझ जाएँ, जैसे माँ समझ जाती है। आप विचार करके देखो ना मिथिला जी, हम आज ऐसी विचलित अवस्था में हैं, वो बच्चा जिसकी वाणी में शब्द नहीं थे, अभी उसने व्याकरण नहीं सीखी थी, बोलना नहीं सीखा था, भाषा ज्ञान नहीं था और कहने से पहले माँ समझ जाती थी, पिता समझ जाते थे इसको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता होगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज। आज वो मुँह खोल के कह रहा है या उसकी परिस्थितियाँ कह रही हैं और हम समझ नहीं पा रहे। कितनी दूरी हो गई, कम्युनिकेशन पहुँच नहीं रहा हमारे कानों तक, संवेदना पहुँच नहीं रही हम तक। और अगर पहुँची ही तो बच्चा भी संवेदनशील ही बनेगा। वो भी फिर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बनेगा। वो अपनी चाव की पूर्ति में हम चाहेंगे बच्चा पार्टी में गया है, दोस्तों के साथ गया है, बाहर हैंग आउट कर रहा है तो टाइम से घर आए, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा और कहेगा कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे अब समय से वापस घर लौटना है।
या मेरे एथिक्स या मॉरल्स या फैमिली वैल्यूज मुझे ये करना अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, एंड आई हैव वैलिडेटेड, आई वुड लाइक टू रेस्पेक्ट दैट स्पेस। तो फिर हमें लगेगा भी यार ये तो समझदारी से डिसीजन ले रहा है, तो फिर हम उसे डिसीजन देंगे। तो ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समाज में कोई उसे बहका नहीं लेगा। और आजकल तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत हो रही है। मैंने भी एक आंकड़ा पढ़ा कि दिल्ली में सिर्फ इस 1 महीने में 550 लोग गायब हो गए, दिल्ली शहर में, जनवरी के महीने के अंदर 2026 में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए और बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में जाएँ, ये ध्यान देना चाहिए, हर माता-पिता देना चाहेंगे। पर हाँ, वो इमोशनल मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो निश्चित समझदारी भी मतलब इसका उम्र से कोई संबंध है या नहीं है? मतलब कम उम्र में भी जो है आप मित्रता कर सकते हैं या मित्रता और को डिसीजंस लेने की आप उनको आज़ादी दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप घर में भोजन क्या बनाने वाले हैं, ये भी तो एक डिसीजन है। हाँ, और भारतीय परिवार में तो क्या खाएँ, क्या बनाएँ, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, जो हमें रोज़मर्रा में लेना पड़ता है। तो उसमें हम बच्चे को शुरू से इन्वॉल्व करना शुरू करें और क्या खाएँ, क्या बनाएँ ना, कुछ चॉइसेस रखें। नहीं तो क्या होगा, बच्चा फिर बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर हमें लगेगा कि रोज़ परेशानी हो रही है। बच्चा अपना वही ना खुद 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 ले, आज तुम्हें क्या ड्रेस पहननी है, ये 2 ड्रेसेस में से चूज़ कर लो। वरना पूरी वार्डरोब में से चूज़ कर लो। मतलब अब अनलेस तो आयशा से लिमिट कर देंगे, वो इसीलिए कि अभी वो इतनी सारे ऑप्शंस को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और कन्फ्यूजन में वो कहेगा कि मुझे ये पहनना है। मान लीजिए ठंडक के दिन है, बच्चा कह रहा है मुझे तो गर्म कपड़ा नहीं पहनना, तो माँ-बाप तो उसकी रक्षा करना चाहेंगे ना स्वास्थ्य की। मेरी बिटिया कई बार करती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा प्यार का एक धर्म ये भी है कि तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा हम करें। ये भी तो मेरा दायित्व है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्यार में तुम अपनी चीज़ों की, अपनी डॉल्स का ख़्याल रखती हो ना? हाँ, पापा। तो तुम्हारा ख़्याल रखना फिर पापा की या मम्मी की ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अगर हम तुम्हें ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि ये गर्म कपड़ा है, इसे पहन लो, तो ये तुम्हारे सुख के लिए। अच्छा, बीमार होगे तब भी तुम ही कष्ट में आओगे। हम तो चलो दवा कर देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन परेशानी तो तुम उठाओगे। तो उस परेशानी से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तो विचार करके खुद देख लो। थोड़ी देर सोचेगी, फिर कहेगी अच्छा बताइए कौन-सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो बस ये संवाद है और उसमें वो समझ उसे विकसित करने देंगे। हम सिर्फ उसे प्रपोज़ल्स देंगे। डोंट प्रिस्क्राइब, वी आर नॉट डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब एनीथिंग कि मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये सही है, ये करो। सो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देने हैं, प्रपोज़ल्स देने हैं कि दिस इज़ माय सबमिशन, तुम विचार करके देखो। तुम समझदार हो, तुम्हारी समझ पे मुझे भरोसा है। जब वो 3 बरस की थी, तब से मैं उससे कहता था। घर में हम उसे गोपा बुलाते कि गोपा, मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। हुँ। तुम सोच समझ के सही सोचोगी। करके देखो। नहीं होगा तो मिल-जुल के उसको और बेहतर बनाएँगे स्थिति। तो वो आज जब 7 सवा 7 साल की है, तो शी टेक्स वाइज़ डिसीज़न्स और हमें बहुत सारी चीज़ें जो घर में स्ट्रगल नहीं होती, ये खा लो, तुम्हारे लिए बनाया है, खाना ही पड़ेगा, नया कुछ खाना सीखो, यही पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उनको उनका बचपन जीने देना चाहिए। थोड़ी उछल-कूद करें, सब करें। पर मेरा ऑब्सेशन है सफाई के लिए, मेरा ऑब्सेशन है परफेक्शन के लिए, उस पर ना थोपें। इसके लिए मुझे खुद पर काम करना पड़ेगा और दूसरा उस बच्चे को हम ये स्पेस दें कि अच्छा तुमने ये जो किया, अब इसको साफ करो और देखो कि सफाई करने में मेहनत लगी। हाँ, अब साफ सुंदर लग रहा है कि बिगड़ा हुआ सुंदर? कभी-कभी बिगड़ने भी दो। चलो साथ मिलके आज पिलो को और करते हैं और दोनों बाप-बेटी लगे हैं और पिलो से झगड़ रहे हैं, कुशन्स फेंक रहे हैं और फिर सजा के बहुत मस्ती से खेल-खूल के उनके साथ मित्रता के भाव से उसे वापस सजा दिया और दायित्व निभाना सिखा दिया। तो समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी का भाव भी लो कि तुमने बिखेरा है, हम दोनों ने मिलके खेला या तुमने अकेले खेला, मैंने अकेले, चलो मिलके सफाई करो। तो बच्चे में सुंदरता का गुण भी आया, साफ-सुथरा रखने की ऑर्गनाइज़्ड बुद्धि भी आई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी लर्निंग्स तो परिवार से शुरू हो जाती है ना। वो स्कूल से या समाज से तो बाद में इंटरेक्शन में आता है, 3 साल के बाद या जब भी। तो इसलिए वो जो अर्लियर द बेटर। जितना मित्रता जल्दी कर लें, बाद में तो बड़ा हो के उसके पास देखिए वात्सल्य का जो समय है ना, वो शुरू के 10-12 साल। हुँ। भगवान कृष्ण के लिए जब यशोदा ने तप किया, तो यशोदा धरा रूप में थी, धरा नाम था उनका और उन्होंने तपस्या करी तो चतुर्भुज रूप में भगवान आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए बताइए? बोले मैं आपको शिशु रूप में, संतान रूप में प्रेम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 जन्म प्रतीक्षा करिए क्योंकि इस जन्म में तो मैंने देवकी को प्रॉमिस कर दिया है। तो बोले आपकी इस चतुर्भुजी स्वरूप को देखकर ही मेरे अंदर अभी वात्सल्य भाव आ रहा है। मैं इतना तड़प रही हूँ आपको गोद में लेने लगी, तो आप शिशु रूप में आए नहीं हो। शिशु रूप में आओगे तो मेरा क्या होगा मैं जानती ही नहीं।
इसलिए मुझे एक और जन्म प्रतीक्षा करना मेरे बस की नहीं है। जब देवकी के लिए आ रहे हो तभी मेरे लिए भी आ जाओ। तो अब भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु तो समाधान और सॉल्यूशन निकालने में माहिर हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे इस प्रेम को देखकर ज़रा मुझ में भी इतना प्रेम आ गया कि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे वो प्रेम दो। तो वहाँ ये बात आती है कि उन्होंने कहा कि बचपन के जो सबसे गोल्डन पीरियड है, दैट इज़ द फर्स्ट 10 इयर्स, आई गिव इट टू यू। अच्छा। तो जन्म देवकी के गर्भ से लेकर 10 वर्ष तक तो जशोदा के आंगन में पले और यशोदा को वो सारा सुख दे दिया। फिर लेकिन मैं तुम्हें जीवन में शायद कभी ना मिलूँ। कोई बात नहीं, मुझे वो बचपन का गोल्डन पीरियड दे दो। तो फर्स्ट 10-12 इयर्स जैसे ही वो बड़े हुए तो अब उनकी पढ़ाई आ जाएगी, वो अपना एंगेज हो जाएँगे। आपको अपनी स्पेस में कुछ और फ़ील करना पड़ेगा कि चलो मैं अपनी हॉबीज़ पूरी कर लूँ, जॉब कर लूँ और चीज़ें कर लूँ। कई माताएँ मैंने देखा है कि पेरेंटिंग में जॉब को छोड़ देती है, फिर वो वापस जॉइन करती हैं, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, एंगेजिंग लर्निंग लग गया है और ये फाउंडेशन ईयर्स हैं। इसमें अगर वो गोल्डन पीरियड को हम भी एन्जॉय कर लें और माता-पिता भी एन्जॉय बच्चा भी एन्जॉय कर ले तो बहुत आनंद हो जाता है। पर हम इसमें ही सोचते हैं अभी तो छोटा है नैनी पाल लेगी, कोई और घर का फैमिली मेंबर देख लेगा। हम अभी खूब पैसा कमा लें क्योंकि कल इनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा। तो हम सुविधाएँ तो इकट्ठी करने पे ध्यान दे रहे हैं, फिर वही बात लेकिन उनका जो इमोशनल पीरियड है वो फर्स्ट 10-12 इयर्स का, वो बॉन्डिंग एक बिटिया की माँ से और एक बेटे की पिता से, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडोलेसेंस में काम आएगी, वरना तो दोनों पेरेंट्स से होगी, तो वो एडोलेसेंस में काम आएगी। तब उनके रेफरेंस पॉइंट्स हम होंगे और उन्हें ये पता है कि जब मैं अपने माता-पिता के पास जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे समाधान मिलता है। नहीं होता तो मेरे साथ बैठ के खोजते हैं, तो चलो हम एक फैमिली की तरह आई कैन गो एंड ओपनली टॉक टू देम। दिस इज़ माय सेफ स्पेस, नॉन जजमेंटल स्पेस वेयर आई कैन गो एंड अप्रोच एंड ही विल वेलकम मी। वो हर तरह की समस्या लेकर आएगा। आपने देखा नहीं छोटे बच्चे अपने माँ-बाप से कहते हैं गलती करके खुद ही बता देते हैं, क्योंकि उस समय वो सेफ फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जहाँ उनको ये लगता है कि आई एम बीइंग जज्ड, आई एम बीइंग ओपिनियनेटेड तो उनको लगता है कि इन्हें बताएँगे तो ये तो भई हम पर प्रश्न लगाएँगे, तुम ही कोई गलत किए होगे। स्टेप इंटो योर चाइल्ड्स वर्ल्ड। एक पिता हमारे पास एक वर्कशॉप में ही मिले, उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं घर लौटूँ तो मेरा बेटा आए 8 बरस का 9 बरस का बेटा है और कभी पानी का ग्लास मुझसे पूछ ले पापा थके हो पानी पियोगे? तो एक बच्चे से एक पिता की ये अपेक्षा क्या गलत है? बड़ा दुःख उनका था। कभी गेट खोल दे, जब देखता हूँ मेरी पत्नी आती है या कोई और आता है और उसके बाद में वो उसको बुलाओ तो आएगा और 2-4 मिनट खड़ा रहेगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि ये जाना चाहता है। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि आप उससे पूछते क्या हो? व्हाट्स योर कन्वर्सेशन? संवाद क्या है? तो बोले मैं जाता हूँ उससे पूछता हूँ आज तुमने क्या किया? आज तुमने क्या किया? मतलब आप रिपोर्ट कार्ड माँग रहे हो। हाउ वाज़ योर डे? मैं ये पूछ रही हूँ तुमने क्या-क्या किया और उसमें मैं ये सोचूँगा कि सही क्या किया, गलत क्या किया? होमवर्क किया कि नहीं? स्कूल में कोई बदमाशी तो नहीं करी, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, मम्मी से कुछ झगड़ा तो नहीं हो गया, तोड़-फोड़ तो नहीं मचा दी? सो आई एम रेटिंग यू बेस्ड ऑन व्हाट यू डिड थ्रू आउट द डे। जैसे आप थके हुए घर पहुँचो और घर के लोग पूछे, "हाँ, तुमने क्या-क्या किया?" "अरे आई हूँ 5 मिनट पानी पी लूँ।" कोई ये पूछ ले, "कैसे हो? ठीक हो? दिन अच्छा रहा?" "हाँ, ठीक।" तो अच्छा लगेगा हमें भी, लेकिन हम उससे वो नहीं पूछ रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि जितनी आपसे बात करके लग रहा है, निश्चित आपने कभी ऐसा किया होगा कि आप उसके रूम में गए हों, रादर देन ही कमिंग टू यू या आपने उसे कॉल किया कि बेटा इधर आओ। तो वो सोचने लगे और खुद ही उनको समाधान मिल गया। चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी, आँखें नम थी, बोले हाँ, जब मैं उनके पास जाता हूँ, तो वो मेरे को छोड़ता ही नहीं है। वो मेरे कंधे पे कूदेगा, गोद में खेलेगा, मस्ती करेगा, अपनी बातें खुद बताने लगेगा। कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, बिना पूछे सब बता रहा है वो क्योंकि नाउ आई एम शोइंग माय अवेलेबिलिटी टू द चाइल्ड। आई एम स्टेपिंग इनटू योर ज़ोन। आई एम नॉट सेइंग प्लीज़ कम इन माय ज़ोन और प्लीज़ तो हम कहेंगे रंग हेलो कम इन माय ज़ोन और यहाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो जैसे ही प्रश्नोत्तरी खत्म हुई वो तो भागना चाहेगा कि भैया ये फिर थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो लगता है लेक्चर दिला देंगे। नहीं, कोई मुझे समझे और मुझे नॉन जजमेंटल होके अटेंड करे तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस उनके स्टेप करिए उसके वर्ल्ड में और देखिए कि उसकी गुड्डी-गुड़ियों का क्या नाम है, उसकी टॉय कार्स कैसे चलती है, वो क्या सोच रहा है। कभी रोल प्ले करिए उसके साथ, चलो मैं तुम्हारा स्टूडेंट, तुम हो टीचर। तो स्कूल में टीचर और बच्चे जैसे पढ़ते हैं ज़रा बताओ, उसकी रोल प्ले में वो बता जाएगा कोई ऐसी बात जो शायद वो वैसे बात करके ना बताए। तो आपको दिखेगा कि यार नारायणी इस तरह से बिहेव कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल टीचर तो ये हमें एज़ अ पेरेंट हमें इस चीज़ को समझना है, हमें ऑब्ज़र्व करना है। जी, बिहेवियर उसका खेल, क्या खेल है उसे सुनना है। हाँ, और कभी-कभी खेलना ही है
कि मैं तुम्हारी अच्छा मैं बन जाता हूँ नारायणी या मैं बन जाती हूँ अमोक और तुम बन जाओ मम्मा। तो अमोक कुछ ये रोल प्ले करेगा, जैसे मम्मा मुझे कैसे डांटती है या पापा मुझे कैसे सिखाते हैं, उससे मुझे दिखेगा कि अरे मैं खुद को देख पाऊंगा कि ये इमोशन इसको इस तरह से हिट कर रहा है या हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अनकही बातें रोल प्ले में स्टेज करके जब होती है तो दिखने लगेंगी। बच्चे हमारी नकल करके थोड़ी सी दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो आप ऐसा करते हो, और हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ सुधार करना है। तो ये खेल-खेल में सीखने की पद्धतियाँ पहले भी रही हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्पेंड टाइम विद अब तो क्या होता है, हम उसे अगर सोसाइटी गार्डन में ले भी जाते हैं ना, तो हम अपने फ़ोन पे लग जाते हैं, वो झूला झूल रहा है, वो स्विंग पे कुछ कर रहा है। तो वो वल मैकेनिकल हो गया। उसमें हमारे इमोशन हम कहने कहने को बेबी सिट कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। लोग वॉक पे जाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि वो एक-दूसरे से गॉसिप ही करे जा रहे हैं या इधर-उधर की बातें करे जा रहे हैं। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं हो रहा। अगर हम अपने बच्चे के साथ खेलने भी जा रहे हैं, तो उसको लगना चाहिए कि मेरे पापा या मेरी मम्मा मेरे साथ खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा फिज़िकल स्टेमिना हो सकता है मैच ना करे, वो चाह भी नहीं रहा कि इतना करे, पर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जिससे कि उसे कि पूर्णता का एहसास हो, तुम्हारा बन जाएगी। तो मित्रता तो हमेशा रखें रत्नी में रह सके और स्टीयरिंग व्हील भी जो है कभी-कभी देना है हाथ हाँ, कभी-कभी ताकि उसकी समझ भी विकसित हो। अगर बड़ा पेड़ अपना स्थान न छोड़े, तो छोटे पौधे विकसित नहीं होंगे, इसलिए पीछे हटना भी ज़रूरी है। धीरे-धीरे हटेंगे, तुम करो, दे इससे उनका साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और बोलोगे बेटा हम सँभालेंगे, ठीक। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए करो, सीखिएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एज से उसको कई बार रेट ना करें, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको लगता है कि हमारा बेटा तो अभी 15-16 साल का है, 17 साल का है, ये सोचता है मैं कुछ नया करूँगा, ये क्या ही कर लेगा, हम तो 17 साल की उम्र में हमें तो ये भी नहीं आता था। ये ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी प्री कंडीशनिंग से उसको अप्रोच करूँ। हो सकता है आज एक बहुत कम उम्र का बच्चा, जिसकी अभी टीनेज भी पूरी नहीं हुई है, उसके पास ग्रेट आइडियाज़ हों। उसको बस वातावरण मिले, थोड़ा स्पेस मिले और वो कुछ का कुछ करके दिखा सकता है अच्छा। तो मेरा मेरी ज़िम्मेदारी है, उल्टा उसको स्नब करना तो फिर बाद में गिल्ट आएगा या एक तरह से वॉयलेंस ही हो गई ना, ये हमने उसको स्कोप ही नहीं दिया। तो वही श्रद्धा और प्रज्ञा के 2 पंख दीजिए, सही समझ उसके पास हो, सही भावनाएँ उसके पास हो, तो अच्छी नीयत से अच्छा काम करेगा, अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा, अच्छे अच्छे इन द सेंस जो सबके लिए हितकारी, उसके लिए भी औरों के लिए। अ, अंकुर जी आपने एक बुक भी लिखा है, आप ऑथर भी हैं, उस बुक के बारे में हमें कुछ बताइए? ये पुस्तक मिथिला जी पिछले 5-6 वर्ष की यात्रा में विशेष रूप से जब हमने हीलिंग की मोडालिटीज़ लोगों को सिखानी शुरू करी या बातचीत करनी शुरू करी, अपने जीवन में उसके अनुभव देखने शुरू किए, तो ये मन में आ रहा था कि कुछ ऐसा एक पुस्तक का स्वरूप ले लें। नोट्स तो बना ही लेते थे साथ-साथ, पर कभी भी ये मन नहीं था कि एक सेल्फ हेल्प बुक जिसमें चक्रास की बात हो और चीज़ों की बात हो, वो वैसे तो बहुत सी अच्छी-अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो मन ये हुआ कि हमारे जीवन से जैसे जुड़ी हुई बातें अभी हमने करी साथ बैठकर, वैसे ही एक कैरेक्टर को नाम दिया। वो नाम भी ईश्वरीय प्रेरणा से मिन्हा नाम मेरे मन में उठा, जिसका मुझे कोई मतलब नहीं पता था। मैंने गूगल से पूछा ये मिन्हा क्या शब्द है, तो उसने बताया कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, या और ये वहाँ बेटियों का नाम भी रखते हैं अरेबिक लोग। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो इसमें पात्र है मिन्हा, जो कि हमारी आपकी तरह जीवन के दोराहे पे खड़ी है और उसे चॉइस करनी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। वो ऑफिस जाती है, पैसा कमाती है, उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं, उसका अपना बचपन है, सारी यादें उसके साथ हैं, सारे अनुभव उसके साथ हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं मिल रही, क्लैरिटी नहीं है, द्वंद्व बहुत है, और इसके कारण वो कंफ्यूज्ड है। और उस कंफ्यूजन में उसका एक कलीग है आनंद, जो उसे देखकर ये समझता है कि इस पड़ाव से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो उसका मन होता है कि मैं मिन्हा को अप्रोच करूँ और उससे कुछ बातें कहूँ। उन दोनों के संवाद के रूप में कुछ समाधान उभरते हैं। आशा है हमारे संवाद से भी कुछ समाधान उभरे होंगे। बिल्कुल। तो ये पुस्तक जिसका शीर्षक है, हम देख सकते हैं हाँ पुस्तक? जी, 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 जी। इसका शीर्षक है व्हेन लाइफ बिगिन्स टू लिसन, अ जर्नी थ्रू हीलिंग, अवेयरनेस एंड इनर अलाइनमेंट। तो मिन्हा की कहानी, मुझे ऐसा लगता है अब तक जो लोग पढ़ रहे हैं उनके भी रिव्यूज़ मिलेंगे, कहीं न कहीं हमारे जीवन की कहानी है और हम सब उन्हीं ह्यूमन इमोशंस से गुज़रे हैं। तो उन इमोशंस के इनर अलाइनमेंट के लिए एक छोटा-सा पुरुषार्थ है। बहुत मज़ा आया अंकुर भैया आपसे बात करके। मेरा मैं खुद जो हूँ, मेरा सोचने का तरीका मुझे लग रहा है मेरा बदल गया है। आपके साथ जो भी समय हमने व्यतीत किया, उसने आपने पैरेंटिंग को बहुत ही सरलता से साझा किया है हम लोगों के साथ। और मुझे पता है कि व्यूअर्स को भी बहुत इनपुट्स मिले हैं आज के एपिसोड से, और मैं चाहती हूँ कि आप अंकुर भैया से जुड़े। आपसे अगर जुड़ना है भैया तो हम कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे बताइए? मैं बस एक व्हाट्सएप मैसेज
आ जाए तो सब बात नहीं, आगे हमारे बढ़ व्यूअर्स तो जाए। आपके उनके पास आपका नंबर नहीं है, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल देंगे। जी ठीक है। तो उस लिंक से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी आपके अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल। बिल्कुल लिखिए। जी मैं अंकुर भैया तक आपके सारे क्वेश्चंस पहुंचाऊंगी, और ऐसी ही और अनेक स्टोरीज सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिथिला जी, थैंक यू अरे सभी हाँ, को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।